दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही उत्तम है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है विशाली राजकुमारी का विवाह और भेड़िया तथा कुलगुरु और दुष्ट राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नेक और परोपकारी राजा था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्य करता रहता था, अतः प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। राजा बाढ़, अकाल, महामारी आदि के समय खजाने का मुंह खोल देता था। ऐसे समय में वह प्रजा का लगान लगभग माफ कर देता था और अपनी ओर से प्रजाजनों को अनाज, कपड़ा तथा इसी प्रकार की आवश्यकता की अन्य वस्तुएं देकर उनकी सहायता करता था। ईश्वर की कृपा और राजा के सद प्रयासों के कारण राज्य में लंबे समय से कोई दैवीय विपत्ति नहीं आई थी। अतः राज्य की प्रजा दिन दूनी और रात चौगनी प्रगति कर रही थी। राजा में एक गुण और भी था। वह बुद्धिमान, ज्ञानी और साधु पुरुषों का बड़ा सम्मान करता था और उनकी सुख सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रखता था। उसके राज्य में बहुत बड़ा जंगल भी था। इस जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे। ये ऋषि मुनि राज्य के सच्चे हितैषी भी थे। ये लोग राज परिवार के साथ ही प्रजाजनों के होनहार बच्चों को अपने आश्रम में रखकर शिक्षा भी देते थे और शेष समय में तप करते थे। सभी ऋषि मुनि राजा से बहुत प्रसन्न रहते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि नेक राजा और उनका राज्य सभी प्रकार के दैवी प्रकोपों से बचा रहे और खूब फूले फले। नेक राजा के पड़ोस में भी एक राज्य था। इस राज्य का राजा बहुत दुष्ट, चालाक और अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह से सताया करता था। महामारी, अकाल, बाढ़ जैसी दैवीय आपदाओं के समय प्रजा की सहायता करना तो दूर की बात, वह उनसे पूरा पूरा लगान वसूल करता था और ना दे पाने की स्थिति में कोड़ों से मारता था। दुष्ट राजा के राज्य में लुटेरे और दुष्ट कर्म करने वाले खुलेआम घूमते थे। उसके राज्य में स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी, अतः चारों ओर व्यभिचार फैला हुआ था। ऋषि मुनियों और संतों ने उसका राज्य ना जाने कब का छोड़ दिया था। दुष्ट राजा में सभी दुर्गुण थे। वह हमेशा बीमार और परेशान रहता था, किंतु उसे अपनी परेशानी की कोई चिंता नहीं थी। वह तो हमेशा नेक राजा और उसकी प्रजा की खुशहाली से चिंतित रहता था। दुष्ट राजा हमेशा ऐसे प्रयास करता था जिससे नेक राजा और उसकी प्रजा को कष्ट हो। वह कभी अपने राज्य के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नेक राजा के राज्य में भेजकर लूट और चोरी कराता, तो कभी मवेशी छोड़कर उसके राज्य की फसलें नष्ट करवा देता। लेकिन नेक राजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अपने सैनिक दुष्ट राजा के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डाल देते और मवेशियों को पकड़कर जरूरतमंदों को दे देते। इस प्रकार दुष्ट राजा नेक राजा की प्रजा और नेक राजा को परेशान करने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था, लेकिन अभी तक के उसके सारे प्रयास बेकार गए थे। एक बार दुष्ट राजा ने नेक राजा के राज्य पर आक्रमण करने का विचार भी बनाया, लेकिन वह इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। दुष्ट राजा की प्रजा उससे डरती अवश्य थी, लेकिन मन ही मन उससे घृणा करती थी। उसके राज्य के कर्मचारी और सैनिक भी विश्वास के नहीं थे। अतः दुष्ट राजा ने नेक राजा पर आक्रमण करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया, लेकिन वह नेक राजा के राज्य को हड़पने का विचार अपने मन से कभी नहीं निकाल सका। इसके लिए उसे एक सुअवसर की प्रतीक्षा थी।
इधर नेक राजा बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उससे राजकाज नहीं संभलता था। नेक राजा का एक बेटा था। राजकुमार अपने पिता के समान नेक और परोपकारी था। उसकी आयु 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसने अपने राज्य के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनियों सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली थीं और राज्य के सभी कार्य कुशलता पूर्वक करने योग्य हो गया था। एक बार नेक राजा बीमार पड़ा। उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी, अतः उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। राज्य भर के हकीमों और वैद्यों ने उसे देखा और उसका इलाज किया, परंतु सफलता नहीं मिली और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। नेक राजा के मरने के बाद उसके बेटे को राजा बनाया गया। नया राजा सभी प्रकार से नेक, परोपकारी और प्रजा हितैषी था, अतः किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और राज्य का कार्य पहले की तरह ही आराम से चलता रहा। नए राजा का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। नेक राजा ने सोचा था कि वह राजकुमार की शिक्षा पूरी होते ही किसी अच्छी, सुंदर, सुशील राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा और उसे राजकाज सौंप देगा, किंतु राजकुमार की शिक्षा पूरी होते ही वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और मर गया। राजकुमार की माँ बहुत सीधी और सरल थी, फिर भी उसने राज्य के कर्मचारियों की सहायता से राजकुमार के लिए राजकुमारी की खोज आरंभ कर दी। दुष्ट राजा को भी यह समाचार मिल गया कि नेक राजा के विवाह के लिए एक राजकुमारी की खोज की जा रही है। वह ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में था। उसके एक बेटी थी। दुष्ट राजा ने उसकी बेटी और नए राजा के विषय में बड़ी देर तक सोच विचार किया और फिर एक भयानक निर्णय लिया, अपनी बेटी को विष कन्या बनाने का निर्णय। दुष्ट राजा ने अपना निर्णय किसी को नहीं बताया। उसने यह बात अपनी रानी और राजकुमारी को भी नहीं बताई। दुष्ट राजा ने अपने एक विश्वास पात्र गुप्तचर को बुलाया और उसके साथ गुप्तचर विभाग के प्रमुख के पास जा पहुंचा। दुष्ट राजा के गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक वृद्ध आदमी था। वह नगर के बाहर जंगल में एक खंडहर के नीचे बने शानदार तहखाने में रहता था। इस खंडहर और उसके नीचे बने तहखाने की जानकारी दुष्ट राजा और उसके कुछ विश्वास पात्र लोगों को छोड़कर किसी को नहीं थी। पूरे राज्य में इस खंडहर को अभिशप्त समझा जाता था। लोगों का विश्वास था कि यहाँ दुष्ट आत्माएं रहती हैं और जीवित व्यक्ति का खून पीती हैं। इस खंडहर के पास दिन या रात किसी भी समय जो व्यक्ति गया वह मारा गया, अतः लोगों ने खंडहर की ओर जाना छोड़ दिया। दुष्ट राजा ने खंडहर के नीचे बने तहखाने में पहुंचकर वृद्ध आदमी से बात की। उसने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। उसने गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बताया कि वह अपनी राजकुमारी को विष कन्या बनाना चाहता है। उसने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह नए राजा के पास जाकर पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा और उसके बाद अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखेगा। राजकुमार बहुत नेक और दयावान है, अतः वह उसे माफ कर देगा। इसके साथ ही रूपवान होने के कारण वह उसकी बेटी से विवाह भी कर लेगा। इस प्रकार नए राजा की पत्नी एक विषकन्या बन जाएगी। इस विषकन्या के विष के प्रभाव से नया राजा अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। इसी समय दुष्ट राजा नए राजा के राज्य पर आक्रमण कर देगा और उसे अपने राज्य में मिला लेगा। गुप्तचर विभाग के प्रमुख व्यक्ति के मन में थोड़ी इंसानियत बची हुई थी। उसने राजा को समझाया कि वह इस कार्य के लिए अपनी बेटी की जिंदगी ना बर्बाद करे, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजा का कहना था कि उसके राज्य में कोई सुंदर लड़की नहीं है और यदि कोई सुंदर लड़की मिल भी जाए तो उसे विषकन्या बनाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि नया राजा किसी राजकुमारी से विवाह करेगा, साधारण घर की लड़की से नहीं। गुप्तचर विभाग के प्रमुख ने राजा को अनेक सुझाव दिए, लेकिन राजा ने उसका एक भी सुझाव नहीं माना।
और अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोस्तों, कथा का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।